चलिए हो गया। अब मेरा सुनिए। पहला देखिए, आई पढ़ना है राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2013। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो था छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा 2012। ये 2013 है और 2012। तो जो मिस किए होंगे पहला क्लास, तो थोड़ा बहुत इसमें कवर हो जाएगा। आप लोग बाकी जो मिस होगा टाइम मिलेगा तो बस रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत कंपेयर करते चलेंगे क्योंकि दोनों के कुछ कुछ धारा सेम है, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है, शुरुआत में कुछ चीजें याद करा रहा हूँ, लिखना कुछ भी नहीं है। थोड़ा देना वो सारे कॉपी मटेरियल्स में आपको दिख जाएंगे, ठीक। अभी पढ़ना है राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा 2013, ठीक है। मैं बताया था जब छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लाया गया, उसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि ऐसे फॉलो करना चाहिए। मतलब छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसने ऐसे खाद्य संबंधित कोई अधिनियम लाया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पहले आ गया था 2012-13 में कंफ्यूजन होगा तो ये बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ पहले था 2012, है ना। छत्तीसगढ़ में वही सीजी एकदम खाद्य पोषण ये था 2012, छत्तीसगढ़ वाला है 2012 और ये है 2013, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स याद करा रहा हूँ, सारे आर्टिकल्स ना बोल के सेक्शन बोल सकते हैं उसको, सेक्शन याद करा रहा हूँ। ये इसमें लिखा हुआ मैं इसमें भेज दूंगा आपको, अभी लिखने का काम नहीं, सुनने का काम करिएगा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा पोषण अधिनियम 2012 की बात करते हैं। पहले ये बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड जहाँ तक है। पहला इसमें 14 अध्याय नहीं थे टोटल, 14 अध्याय, ठीक है, 14, हाँ 14 अध्याय और 34 धारा। अभी अध्याय छोड़ दो, मैं धारा की बात कर रहा हूँ क्योंकि धारा के साथ साथ प्रावधान बताते चलूंगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम में भी पहला अध्याय प्रारंभिक था, इनिशियल, ठीक है। जो प्रारंभिक है वो अध्याय 1, और अध्याय 1 में चैप्टर लिख रहा हूँ उसको। चैप्टर 1 में 1 से 2 धाराएं थी, ठीक है। उस पहली धारा में क्या था, नाम था, मतलब उसका संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, ठीक है। फिर वो विस्तार कहाँ तक रहेगा, पूरे भारत है कि क्या, कि पूरा छत्तीसगढ़ है, ये तो पूरा छत्तीसगढ़ तक था, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। नाम कवर और क्या था, विस्तार। फिर लागू कब होगा, लागूता या कमेंसमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो नाम छत्तीसगढ़, ये विस्तार था छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का है तो दूसरे राज्य के लिए थोड़ी बनाया, इसका विस्तार क्या, संपूर्ण छत्तीसगढ़। लागू 2012। तो ये चैप्टर 1 से 2 ये क्या था, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी पढ़ोगे चैप्टर 1 धारा कहाँ से 1 से 2 तक। पहले में सेम यही रहेगा नाम, और अभी लिखना नहीं क्योंकि सारे चीजों में मिल जाएंगे, विस्तार, लागू, ठीक है। इसका नाम क्या, जैसे छत्तीसगढ़ खाद्य था, ये राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम, ठीक, ये नाम। विस्तार क्या, संपूर्ण भारत एक्सेप्ट नहीं, ठीक है, सिर्फ संपूर्ण भारत। तो ये ध्यान रखना, संपूर्ण भारत, ये संपूर्ण छत्तीसगढ़, ये संपूर्ण भारत। अब लागू कब हुआ, देखिए लागू के साथ साथ आपको कुछ डेट इसमें याद रखने होंगे, मैं बताते चल रहा हूँ। फिलहाल इसमें मिल जाएगा आपको, लिखना कुछ भी नहीं है। कोई बिल, कोई विधेयक, अधिनियम तब बनता है जब लोकसभा से पास हो या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक हाउस में आना चाहिए, फिर दूसरे हाउस में पास हो, मतलब लोकसभा से पास फिर राज्यसभा से पास, देन राष्ट्रपति उसमें साइन करे, तब वो बिल अधिनियम कहलाता है, ठीक है। तब वो विधेयक, अधिनियम या एक्ट कहलाता है। उसके बाद वो राजपत्र में प्रकाशित होता है, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होता है, समझ लो ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, राजपत्र में प्रकाशित होता है। उसके बाद उसको लागू किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जिस दिन साइन कर दिया उसी दिन से ही लागू हो जाए। तो
लोकसभा से पास होना अलग चीज, पेश होना भी अलग चीज। जरूरी थोड़ा है आज पेश किया तो आज ही क्या साइन हो जाए, तो पेश होना अलग चीज होता है, पास होना अलग चीज होता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति का साइन अलग डेट हो सकता है, अधिसूचना जारी करने का डेट अलग हो सकता है और लागू होने की तिथि अलग हो सकती है। ठीक है, तो लोकसभा एलएस लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 26 अगस्त 2013। कैसे लगना, देखो 26 जनवरी और 15 अगस्त को मिला दिया। 26 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, पेश मत याद रखिए, लोकसभा से पास हुआ। फिर 2 सितंबर, एक हफ्ते का टाइम लिए, 2 सितंबर को राज्यसभा से पास। 26 अगस्त के बाद 2 सितंबर को राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति ने कब साइन किया ये नहीं दिया हुआ है। राजपत्र में प्रकाशित हुआ 10 सितंबर। ठीक है, उसके बाद प्रभावी हुआ, प्रभावी मतलब लागू हुआ 5 जुलाई 2013। डेट यहाँ पे 2013 हो सकता है, बैक डेट से लागू हुआ होगी क्या पता नहीं। 2013 किताबों में यही दिया 2013 अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई पहले आए। चलो ठीक है, जो डेट दिया हुआ 5 जुलाई 2013 दिया हुआ है, किताब के हिसाब से बता दो, हो सकता है बैक डेट से लागू हुआ, ये लागू है। तो पहला धारा खत्म, इसका नाम क्या है, ये राष्ट्रीय खाद्य पोषण 2013 नाम हो गया। विस्तार संपूर्ण भारत में लागू कब, 5 जुलाई 2013 से 5 जुलाई 2013 से। उससे पहले की ये भी डेट एक बार नजर डाल लीजिएगा, 26 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त को मिक्स कर दिया 26 अगस्त। इतना क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये क्लियर है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला जब पढ़े थे तो 2 में क्या देखे थे, डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन या परिभाषा, डेफिनेशन या परिभाषा। और हर अधिनियम जब पढ़ोगे तो पहला नाम होगा, दूसरा क्या होगा, डेफिनेशन। तो वहां तक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, एक बार याद है सभी चीज याद है। ठीक है, इसमें भी क्या डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उसको देखेंगे बाद में, लेकिन धारा 2 में क्या है, डेफिनेशन। और ये दोनों अध्याय 1 के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें धारा 3 में क्या था वो बता रहा हूँ, एक याद दिला रहा हूँ जो पढ़े होगे तो, और नहीं तो सुन लीजिएगा। 3 में 3 प्रकार के परिवार की पहचान, 3 में 3 प्रकार के परिवार की पहचान और उनको रियायती दरों पर, मतलब कम मूल्य पर, जैसे मिलता है ना 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल, वो क्या है, रियायती दर है, कम है, डिस्काउंटेड प्राइस है। 3 प्रकार के परिवारों का पहचान करना और उनको रियायती दर पे सामान पहुंचाना, मतलब उन परिवारों का अधिकार है। 3 प्रकार के परिवार कौन था, प्राथमिक, अंत्योदय और सामान्य। इनको 3 प्रकार के परिवार का मेंशन है, इनको क्या मिलेगा, रियायती दर पर, रियायती दर मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पर, रियायती दर पर सामान पाने का अधिकार है। ठीक है, खाद्य सामान पाने का अधिकार है। ठीक, 3 प्रकार के परिवार और रियायती दर पर उनको सामान पाने का अधिकार है। ये कौन सा होता है, धारा 3 है ना, धारा 3। यहाँ पे भी सेम, इधर धारा 3 भी देखोगे तो इसमें भी टीपीडीएस, इधर धारा 3 टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है बताऊंगा आगे। ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अधीन पात्र गृहस्थ के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त किए होकर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। तो यहाँ पे 3 प्रकार के, धारा 3 से हम लोग 3 प्रकार के परिवार को रियायती दर डिस्काउंटेड प्राइस पर देखे थे। ठीक, वैसा ही आर्टिकल है, बस 3 प्रकार के परिवार नहीं है, बस उनको भी रियायती दरों पर डिस्काउंटेड प्राइस पर या सहायता प्राप्त राशि पर क्या उनको सामान मिलेगा, मतलब कुछ कुल मिलाकर डिस्काउंटेड प्राइस पर। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम एक प्रकार का टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या प्रणाली, तो कैसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिससे लोगों को, जो पात्र है, एलिजिबल है, उनको सामान मिल सके। ठीक है, कम मूल्यों पर, ठीक है, या जो रियायती दर पर उनको सामान मिले। टीपीडीएस क्या है बोल रहा हूँ, सिस्टम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो कैसा सिस्टम है, क्या सिस्टम है, कम रेट पे खाद्यान्न मिलने का। कहाँ से मिलेगा, उचित मूल्य की दुकानों से, फेयर मार्केट प्राइस। तो टीपीडीएस क्या है, समझे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर धारा 3 दोनों बराबर हुए। पहले आर्टिकल से एक बार मेमोराइज करा रहा हूँ, फिर आगे प्रोग्राम पढ़ोगे तो आसानी रहेगा। ठीक है, अब हम दो हमारे दो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हम दो हमारे दो कितने हो गए, 4। हम दो हमारे दो करते करते क्या हो गए, गर्भवती। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में इसके लिए बोलना पड़ेगा। तो गर्भवती में क्या है, यहाँ पे गर्भवती महिला को क्या खाद्य सामग्री उससे रिलेटेड प्रावधान थे। बस गर्भवती और कीवर्ड याद रखना, गर्भवती महिला और शिशुवती माताएं। शिशुवती माताएं मतलब जिनके बच्चे जो है 6 महीने तक छोटे, ठीक है, 6 महीने तक, तो गर्भवती माता वाला प्रावधान था। इधर भी खैर इधर भी आऊंगा, पहले यहाँ 4 5 6 7 ठीक है। अब गर्भवती हुई तो बच्चे भी आएंगे नहीं आएंगे, तो बच्चों के लिए खाद्य पोषण सुरक्षा, इधर एकदम काला दिख रहा हूँ, बिल्कुल करिए ठीक है। तो गर्भवती के बाद क्या बच्चे आएंगे नहीं आएंगे? अब बच्चे आएंगे तो हॉस्टल भेजोगे नहीं भेजोगे? ठीक है, तो हॉस्टल या आश्रम वाला संबंधित प्रावधान, मतलब यहाँ जाके बच्चों को क्या खाना पीना मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड ठीक है। अब देखो जान रहे हो हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है, 1 नंबर, ठीक है। उसी में जो वेजिटेरियन है उसको भी नॉन वेज वाला अच्छा ये सब, ठीक है। तो वैसा खाना खा के कुपोषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। तो कुपोषण संबंधी प्रावधान है, कुपोषित लोग को कैसे ट्रीट करेंगे, कुपोषण, ठीक समझ आया? ये इससे रिलेट करके शुरू के 8-9 आर्टिकल्स याद कराऊंगा, इसलिए इसको रिवाइज कराना जरूरी था, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, 1 से 2 में नाम है और दूसरे में डेफिनेशन है, यहाँ पे भी थी। वैसे तीसरे में क्या है, प्राथमिक सामान्य परिवार को अधिकार है, क्या अधिकार है, रियायती दर पर, ठीक है। वैसे इनको भी सहायता जो भी मिल रहा है ये मिलेगा, अधिकार प्राप्त है टीपीडीएस के माध्यम से, ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। फिर यहाँ से मैं कंपेयर किया 4 में क्या, हम तो हमारे 2 करते करते गर्भवती हुए तो क्या है, बच्चे हैं तो कहाँ भेजे, हॉस्टल भेजे। हॉस्टल का खाना क्या है, कुपोषण, ठीक है। अब कुपोषण से एक 8वां वाला स्किप करना, 8 में जान लो कैसे रिलेट करता हूँ, 8 वाला, ठीक है। तो 9, अब देखो कुपोषित हो गए तो ये इमरजेंसी देखना, कहीं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, एक साथ 8 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे बीमार, ठीक है, बासी खाना खिला दी, तो आपदा की स्थिति हो जाती है कि नहीं होती? आपदा की स्थिति है कि नहीं? तो आपदा और आपात उपबंध, आपदा एवं आपात उपबंध संबंधी प्रावधान है। तो 8 वाला क्या छोड़ के रखा हूं, तो ये यहाँ से रिलेट कर सकते हो। देखो गर्भवती, फिर बच्चे आए, बच्चे को हॉस्टल भेजे, हॉस्टल में खाना खा क्या हो गया, कुपोषण हो गया, कुपोषित हो गए। फिर 9 में कुदरत आपात एवं आपदा संबंधी प्रावधान है, मतलब उस केस में कैसे ये अधिनियम काम करेगा, उसका क्या बात करता है, ये देखते हैं धारा 9 में। 8 वाले में क्या था, विशेष उपबंध, कुछ विशेष लोग थे, तो जैसे बोला ना मेरे को विशेष रूप से ये करो, ट्रीट करो, 8 विशेष रूप से ट्रीट करूं, ठीक है। तो 8 क्या, विशेष, क्लियर, ये क्लियर। अब इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या मिसिंग है, अब इसको ध्यान रखते हुए याद करना, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं ना, तो अभी बहुत सारा सब में तो धारा है ना, 1 से 16 17 18 तो पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है, दूसरे को भी आएगा, इसलिए बाजू में लिख दिया खाद्य, ठीक है। अच्छा, कल तक जो पढ़े उपभोक्ता सॉरी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसके धारा को याद करना, डायरेक्ट रिलेट नहीं किया, सिर्फ क्या करना, उसको एक के बाद एक याद करते जाना। जैसे 1 2 में तो कॉमन था, 3 में उसकी शक्तियां थी केंद्र सरकार पर, 4 में केंद्र राज्य को उत्तरदायित्व होते पेगा, फिर वो डेलीगेट करेगा, बहुत कुछ अधिकारी नियुक्त करेंगे, ऐसे प्रावधान थे। लाइन से उसको एक के बाद एक रिलेट करते याद करिएगा, जो कर जैसे कराया था, इसको डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये धारा 3 और ये धारा 3 मिलता जुलता है कि नहीं, ठीक। धारा 4 क्या बोलता है, गर्भवती शिशुमती महिलाओं को पोषाहार सहायता, ठीक जैसे ये था वैसे ये भी है, तो यहाँ पे भी कर सकते हो हम तो हमारे, तो इसको याद करके यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। धारा 5 में क्या है, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं वैसे यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये भी सिमिलर है। वैसे ही धारा 6 में ठीक है, जैसे यहाँ धारा में क्या था, हॉस्टल मतलब छात्रावास और आश्रम, ठीक है, वो बॉबी देवल आश्रम में, ये आश्रम में खाना पीना मिलता है, ठीक है। हॉस्टल या आश्रम में जो रहने वाले बच्चे हैं उनके संबंधी प्रावधान था, ठीक वैसे ही 6 में क्या है, नहीं, ठीक है, सीधा कुपोषण होना है। राष्ट्रीय या छत्तीसगढ़ में हॉस्टल जाए कुपोषित हो गए, उधर बिना हॉस्टल जाए
ठीक है। तो एक कुपोषण संबंधी प्रावधान है, ठीक है, कुपोषण। एक कीवर्ड बस याद करना, बाकी तो आर्टिकल्स देखोगे तो समझ आ जाएगा। बाल कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन, बाल कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन, तो कुपोषण वर्ड याद रखना, कीवर्ड याद रह जाए। अब देखो यहाँ कुपोषण हम लोग देखे थे, तो ये क्या इससे रिलेट किया था, 9वें में आपदा आपात की स्थिति आ गई, आपदा की स्थिति आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुपोषण आ जाएंगे तो उसको कुपोषण को दूर करने के लिए कुछ योजना बनाएंगे, है ना, योजना बनाएंगे। तो इसमें है 6 के बाद जस्ट क्या 7वां योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है। तो योजना समझ लीजिए, कुपोषण होगा तो उसको दूर करने के लिए योजना बनाएंगे, ठीक है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है। अब देखिए 8वें में है भत्ता, भत्ता मतलब समझते हो, अलग से कुछ पैसा इंग्लिश में अलग बोलते हैं, महंगाई भत्ता, पेट्रोल भत्ता, सब भत्ता। तो किसी का भत्ता 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 बोलोगे तो खाने के लिए पैसा नहीं है, 8 भत्ता तो तो 8वें में क्या है, भत्ता है, खाद्य सुरक्षा भत्ता, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। इसका यहाँ तक आर्टिकल करके इसको खत्म, बाकी अगर और टाइम मिला तो जो जिनका छोटा है उसको रिवाइज करा दूंगा। ये क्लियर, कंपेयर करके फिर से बोल रहा हूँ। धारा 1 में नाम, दूसरा में डेफिनेशन, तीसरा में यहाँ क्या था, 3 प्रकार के परिवार और उनको रियायती दरों पर समान पाने का अधिकार, ठीक। वैसे टीपीडीएस के माध्यम से इन लोग भी जो पात्र हैं, एलिजिबल हैं, जैसे यहाँ कौन एलिजिबल थे, ये 3 प्रकार है, प्राथमिक, समान। वैसे ये टीपीडीएस के माध्यम से जो भी पात्र परिवार हैं तो उनको खाद्य सहायता मिलेगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस कंप्लेंट। या हम तो हमारे दो मतलब 4 गर्भवती, ये भी गर्भवती महिलाओं से संबंधित प्रावधान करता है, ये बच्चे संबंधी, ये भी बच्चे संबंधी। यहाँ जस्ट हॉस्टल था, बच्चे हॉस्टल जाके कुपोषित हो रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट कुपोषित हो रहे हैं। जो कुपोषण होगा तो योजना बनाएंगे उनको दूर करने के लिए, तो योजना, ठीक है। फिर ये भत्ता चाहिए, धारा 8, ठीक है, ये ठीक है। तो धारा 8 का क्या हुआ, भत्ता, भत्ता सपोज मिल रहा है, सब आ जाएंगे, प्रसाद लंगर वगैरह मिलता है। तो बिलासपुर में रहते थे तो कहीं जैसे खाना तो दिन का खाना नहीं, जब तक खून है तो वहाँ रोज कहीं कहीं गुरुवार को साईं मंदिर, मन किया भी संडे तो गुरुद्वारा लंगर चले गए, ऐसे बजा थे। तो ठीक है, तो क्या खाना वगैरह मिलेगा, भत्ता वगैरह मिलेगा, तो सब आ जाएगी, नहीं आ जाएगी जनसंख्या। तो धारा 9 में याद रखना, 9 में जनसंख्या संबंधित है, कीवर्ड पकड़ना जनसंख्या, तो बाकी सब याद रहेगा। तो क्या टीपीडीएस के अंदर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा, जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण, क्या जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण 9 में याद रहेगा, ठीक है। जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण 10वें में, ये एग्जैक्ट मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूँ, बस कीवर्ड बता रहा हूँ। जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण, तो सारे के सारे एक भत्ता मिला, भत्ता के चक्कर में क्या सारी जनसंख्या आ गई, ठीक है। अब जनसंख्या आ गई, अब हर कोई बोलेगा मुझे दो मुझे दो मुझे, तो क्या मुझे दो, हर किसी को तो नहीं दे सकते, तो पहले पहचान करेंगे कौन जरूरत है। तो 10वें वाले में क्या है, पहचान है, आगे वो समझ आ जाएगा क्या है, पहचान। 10 वाले में क्या, पहचान, ठीक है। उसके बाद पहचान हो गया तो मालूम चलना चाहिए किसका किसका नाम लिस्ट में है, किसका नहीं है, तो उसका प्रकाशन, लिस्ट मतलब सूची, सूची का प्रकाशन, पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन, पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन। ये धारा 11 तक क्लियर हो गया, इसका प्रावधान देखेंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2013 है, 13 वाला कितना, 13 पहले आ गया, ठीक है। उसमें 5 अप्रैल को, 5 जुलाई को लागू हुआ है, ठीक है, 5 जुलाई को लागू हुआ, और लोकसभा में 26 अगस्त, राज्यसभा में 2 सितंबर, ठीक है, और आपका 5 जुलाई को अधिनियम लागू हुआ है। पहला धारा क्या बात करता है, नाम का, क्या नाम है, तो राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा, ठीक है। फिर विस्तार का है संपूर्ण भारत, लागू कब होगा, 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई में। दूसरे में क्या, डेफिनेशन, अब डेफिनेशन के अंदर कोई डेफिनेशन देखेंगे, जैसे वहाँ अंत्योदय परिवार मतलब कौन, ये देखे थे, प्राथमिकता परिवार मतलब कौन, आंगनबाड़ी मतलब क्या, ये सब देखे थे ना डेफिनेशन।
तो वैसे ही डेफिनेशन यहाँ पे भी देखना है। इसके अंतर्गत मतलब जैसे राष्ट्र खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम में अगर कोई टीपीडीएस जैसे वर्ड आ गया तो इस टीपीडीएस का मतलब क्या, तो वो डेफिनेशन में बताएगा टीपीडीएस मतलब क्या। आंगनबाड़ी वर्ड आ गया तो आंगनबाड़ी का ये इसमें अलग डेफिनेशन उसमें अलग डेफिनेशन, हालांकि मिलता जुलता एक ही बात है, ठीक है, लेकिन आंगनबाड़ी का मतलब क्या अगर इस अधिनियम में जो आया तो वो डेफिनेशन में देखेंगे। तो इसे में टीपीडीएस द्वारा खाद्य सहायता प्रदान होगा, ठीक है, जैसे इसमें देखे थे 4 में गर्भवती, 5 में बच्चे, ठीक है, 6 में सीधे कुपोषण हो गया, बिना हो जाए कुपोषण हो गया, ठीक है। फिर उसके लिए क्या बनाएंगे योजना, 7 में क्या योजना, 8वीं वाले में भत्ता दिए, और भत्ता दिए तो क्या पूरी जनसंख्या आ गई, 9 में क्या जनसंख्या, 10 में आ गया उसका पहचान करेंगे, सभी को थोड़ी देंगे और पहचान के तो पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन, इतना ठीक है। एक बार निकाल लो इधर जो याद हो रहा है वो ये चीज याद हुआ, ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। वो जो पेज में भेजा हूँ वो देखो, जो ऑनलाइन देख रहे हो उनको आप स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग सकते हो। देखो राजपत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देख रहे हैं, ठीक है, तो ईयर याद रखना 2013, सबसे पहले याद रखना ईयर 2013, छत्तीसगढ़ वाला 2012, राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ 10 सितंबर 2013। इसके राइट हैंड साइड देखिए लिखा हूं लोकसभा एलएस मतलब लोकसभा 26 अगस्त 2013 को पास हुआ, फिर राज्यसभा से एक हफ्ते बाद पास हुआ 2 सितंबर 2013 को, ठीक है। उसके बाद प्रभावी हुआ कब, राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब 10 सितंबर, 7-8 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद राजपत्र में प्रकाशित हो गया 10 सितंबर 2013 को, और प्रभावी हुआ 5 जुलाई 2013 से। तो पहले रेट्रोएक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, मतलब पूर्व प्रभाव से पहले के टाइम से लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। तो शायद मेरे ख्याल से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, इतना क्लियर। अध्याय 1 बताया था प्रारंभिक, ठीक, उसके पहले राइट हैंड साइड देखो चैप्टर कितने हैं, अध्याय कितने हैं 13, धाराएं कितनी है 40, अनुसूची कितने हैं 4। वहां छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम में चैप्टर्स कितने थे 14, धाराएं कितनी थी 40 34, ठीक है, और अनुसूची कितने थे वहां पे भी 4 था, एक तो उसमें आपको आवश्यक वस्तु में मिलेगा, तो वहां 4 34 और 4 14 34 और 4 14 चैप्टर 34 धाराएं 4 अनुसूची। राष्ट्रीय खाद्य वाले में 13 चैप्टर, धाराएं 40, अनुसूची 4, शेड्यूल 4, इतना क्लियर बचा कर रखिए। फिर क्या संपूर्ण नाम क्या है, देखो धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, ये दिया हुआ धारा 1 में क्या दिया हुआ संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, मतलब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट मतलब कहां तक फैला हुआ, और कमेंसमेंट नहीं दिख रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, कमेंसमेंट लिखा हुआ, ठीक है, कमेंसमेंट मतलब लागू होना। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, एक्सटेंट संपूर्ण भारत पूरा इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट जैसा कोई भी नहीं है, संपूर्ण भारत है, और कमेंसमेंट कब हुआ 5 जुलाई 2013, ठीक, इतना क्लियर। अब धारा 2 में देखिए डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं। परिभाषा में सबसे पहले आंगनबाड़ी देखना है, आंगनबाड़ी मतलब क्या होता है, तो आंगनबाड़ी क्या है लिखा हुआ है आईसीडीएस के तहत स्थापित बाल देखभाल व विकास केंद्र। अब आईसीडीएस मतलब क्या पूछोगे तो उसका फुल फॉर्म ऊपर लिखा हो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नीचे लिखा हो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इसके तहत स्थापित बाल देखभाल व विकास केंद्र। छत्तीसगढ़ वाले जब केस में देखे थे छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण, तो वहां पे भी केंद्र था, आंगनबाड़ी केंद्र था, और वहां पे कीवर्ड क्या था, योजनाओं को जो लागू करने वाला जो केंद्र जिसके माध्यम से लागू किया जाएगा वो आंगनबाड़ी कहलाता था। यहाँ पे याद रखना आईसीडीएस के तहत स्थापित, किसके तहत, आईसीडीएस के तहत स्थापित। नेशनल वाले में, नेशनल वाले केस में क्या बोल रहा हूँ, आंगनबाड़ी का मतलब एक सेंटर है, केंद्र, आंगनबाड़ी का आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र सुने होंगे साथ में, तो आंगनबाड़ी का एक केंद्र है, लेकिन कैसा केंद्र जो आईसीडीएस के तहत स्थापित है, किसके तहत, आईसीडीएस के तहत स्थापित है, किसके लिए, तो बाल देखभाल और विकास के लिए। तो आईसीडीएस का मतलब फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। तो डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन देखिए, आंगनबाड़ी में इंपॉर्टेंट था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आगे देखिए सेंट्रल पूल, सेंट्रल पूल या उसको इंग्लिश में सेंट्रल पूल और हिंदी में केंद्रीय पूल बोला जाता है। अब सेंट्रल पूल सीधा मतलब याद है, सेंट्रल पूल इज इक्वल टू स्टॉक, स्टॉक मतलब भंडारण बोलेंगे हिंदी में, भंडार है ना, स्टॉक रखा, जैसे अनाज का स्टॉक, किसी भी चीज का स्टॉक, स्टॉक को वहां पे टर्म दिया है सेंट्रल पूल या केंद्रीय पूल। तो
स्टॉक मतलब क्या है, सेंट्रल पूल मतलब क्या, आगे देखो, अनाज का वह स्टॉक जो, अनाज का स्टॉक, लेकिन कैसा स्टॉक जो केंद्र ऑब्लिक राज्य सरकार एमएसपी पर उपार्जित करती है, उपार्जित करती है मतलब खरीदती है, जैसे खरीदती है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इतना रुपए, धान का, गेहूं का, बाजरा, जो भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसका एमएसपी जारी करती है, तो ये क्या है, ये स्टॉक कहलाएगा, और ये स्टॉक मतलब सेंट्रल पूल कहलाएगा। तो अनाज का वह स्टॉक जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार के माध्यम से एमएसपी पर उपार्जित करती है या खरीदती है, ठीक है, तो ये कहलाएगा सेंट्रल पूल। और क्या कहलाएगा, अनाज का वह स्टॉक जो पहला देख लिया, केंद्र सरकार राज्य सरकार एमएसपी पर उपार्जित करती है मतलब खरीदती है, या फिर क्या कहलाएगा, अनाज का वह स्टॉक जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस या अन्य योजनाओं, आपदा राहत आदि के आवंटन हेतु रखी जाती है, मतलब जो ऐसा सामान जो इसके लिए रखी जाती है, टीपीडीएस या अन्य योजनाओं के लिए या आपदा से निपटने के लिए जो सामान रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक, या अनाज जो रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। अब टीपीडीएस क्या है, तो नीचे लिखा हूं टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, ऐसा सिस्टम है जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स, राशन कार्ड होल्डर मतलब राशन कार्ड धारी, इसको क्या मिलता है, ईसी दिलाना, ईसी मतलब वहां पे एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तु दिलाना, किसके माध्यम से वस्तु दिलाना, तो उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से। तो टीपीडीएस समझ आया क्या है, टीपीडीएस कुछ नहीं, एक सिस्टम है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, तो ईसी मतलब एसेंशियल कमोडिटीज, किसके माध्यम से, तो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से। उचित मूल्य दुकान मतलब इंग्लिश में बोलेंगे फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, इतना क्लियर, तो ये समझ आया सेंट्रल पूल क्या। और आगे लिखा हुआ है अनाज का वह स्टॉक जो अन्य योजनाओं हेतु आरक्षित किया जाता है, आरक्षित मतलब रिजर्व करके रखना, बचा कर रखना, रिजर्व करके रखना, तो ये समझ आया सेंट्रल पूल मतलब क्या, एक अनाज का स्टॉक, कैसा अनाज का स्टॉक जो केंद्र सरकार राज्य सरकार एमएसपी पर उपार्जित करती है वो खरीदती है, ये स्टॉक कहलाएगा। ऐसा अनाज का वह स्टॉक जो लक्षित सार्वजनिक प्रणाली या टीपीडीएस अन्य योजना या आपदा से निपटने के लिए आवंटन हेतु रखी जाती है, ठीक है, या अनाज का वह स्टॉक जो अन्य योजनाओं हेतु आरक्षित की गई है, रिजर्व की गई है, ये समझा सेंट्रल पूल स्टॉक मतलब क्या, तो आपको पूछा जा सकता है। आगे पात्र गृहस्थ या परिवार मतलब एलिजिबल हाउसहोल्ड्स कौन होंगे, पात्र गृहस्थ, जहां पे भी पात्र वर्ड आएगा, एलिजिबल आएंगे, तो कौन एलिजिबल होंगे वहां पे दिया हुआ है, नीचे वो जो बॉक्स में दिया उसको ध्यान रखना। अंत्योदय अन्न योजना में जो आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में 2013 से पहले लागू हुआ था, तो अंत्योदय योजना में जिनका भी नाम है, अंत्योदय योजना के अंदर जो भी करते हैं, जिनको भी लाभ मिलता है वो यहाँ पे पात्र परिवार कहलाएंगे, इतना क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर, पात्र परिवार। आगे देखिए उचित मूल्य की दुकान मतलब क्या, उचित मूल्य की दुकान को लाइसेंस आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु दिया जाता है। तो उचित मूल्य की दुकान क्या, ऐसा दुकान जिसके माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, इलेक्शन में एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक। अभी उचित मूल्य को दुकान को एक लाइसेंस जारी होता है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस, अनुज्ञप्ति जारी होता है, एक लाइसेंस जारी होता है, ठीक है, लेकिन ये लाइसेंस इस अधिनियम के तहत जारी नहीं होता। ये लाइसेंस किस अधिनियम के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के धारा 3 के तहत आवश्यक वस्तु के वितरण हेतु दिया जाता है ये लाइसेंस को, समझे। अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 देखे तो धारा 3 में देखे थे ना, केंद्र सरकार लाइसेंस जारी कर सकती है, पढ़े थे, अनुज्ञप्ति जारी कर सकती है, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत को लाइसेंस जारी होगा ये उचित मूल्य की दुकान को, ठीक है, और ये जिनको लाइसेंस जारी होगा वही उचित मूल्य की दुकान कहलाएंगे, ठीक है। तो उचित मूल्य की दुकान को लाइसेंस जारी इस अधिनियम के तहत नहीं होता, किस अधिनियम के तहत होता है, 1955, इतना क्लियर। आगे देखिए सामाजिक संपरीक्षा सोशल ऑडिट क्या, जनता द्वारा किसी कार्यक्रम या योजना का ऑडिट, मॉनिटरिंग या मूल्यांकन। ऑडिट मतलब समझते हो जैसे अपन कुछ खर्चा किए उसका हिसाब देखना कि भाई सही रूप से खर्चा किए कि ऐसे ही बस पैसा उड़ा दिए, वो ऑडिट कहलाता है सिंपल साफ शब्दों में। तो सामाजिक संपरीक्षा क्या, सोशल ऑडिट क्या, जनता द्वारा किसी भी कार्यक्रम या योजना जो चल रहा है उसका संपरीक्षा करना या ऑडिट करना सोशल ऑडिट कहलाता है। मॉनिटर करना है, मूल्यांकन करना, मतलब जो योजनाएं हैं सही तरीके से लागू हुई कि नहीं हुई ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, जमीनी स्तर पर लागू हुई कि नहीं, ये संपरीक्षा करना क्या कहलाता है, सामाजिक संपरीक्षा। इतना क्लियर। शुरुआत से आइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें याद ही रखना नाम, और 2013 में लागू हुआ, ठीक है। बाजू में देखिए लोकसभा से पास कब हुआ, 26 अगस्त 2013, राज्यसभा से 2 सितंबर 2013, फिर एक हफ्ते बाद 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति में प्रकाशित हो गया, और 5 जुलाई 2013 को लागू पहले डेट से, बैक डेट से, ठीक है। विस्तार कहाँ, संपूर्ण भारत। कितने अध्याय हैं, तो 13 अध्याय हैं। छत्तीसगढ़ वाले में कितना, इसमें धाराएं कितने, 40, वहाँ कितना 34, इसमें शेड्यूल 4, वहाँ कितना 4, ठीक है। फिर अध्याय
1 और 2 अध्याय में प्रारंभिक आता है, धारा 1 और 2 है इसमें, वहां पे भी 1 2 के अंदर आते थे। इसमें संपूर्ण नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और संपूर्ण भारत में लागू होगा। धारा 2 में क्या डेफिनेशन देखे थे, डेफिनेशन के अंतर्गत सबसे पहले आंगनबाड़ी का डेफिनेशन देखे। आंगनबाड़ी ऐसा केंद्र जो आईसीडीएस के तहत स्थापित हुआ। आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ठीक है, जिसका काम क्या रहता है, बाल देखभाल और विकास संबंधी काम देखना। फिर सेंट्रल पूल क्या, स्टॉक, अनाज का स्टॉक। अनाज कैसा स्टॉक, तो अनाज का वो स्टॉक जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार खरीदी है एमएसपी में, ठीक है। दूसरा जो टीपीडीएस या अन्य योजना या आपदा से संबंधित रखे हुए हैं, या किसी और योजना। तीसरा अनाज का स्टॉक जो किसी और योजना के लिए रिजर्व करके रखा गया है, वो कहलाएगा सेंट्रल पूल या सेंट्रल स्टॉक या केंद्रीय पूल, ठीक है। पात्र परिवार कौन, जितने अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवर है सब के सब पात्र परिवार में आ जाएंगे। उचित मूल्य की दुकान क्या, फेयर प्राइस, जिसको लाइसेंस मिला है, किसके तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, और ये दुकान का काम क्या रहता है, इसके माध्यम से ही आवश्यक वस्तु डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी पात्र परिवार रहते हैं। और टीपीडीएस क्या था बताया था, तो टीपीडीएस क्या एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत क्या, ये भी डेफिनेशन में आएगा ना, डेफिनेशन के अंतर्गत ये टीपीडीएस। तो टीपीडीएस क्या ऐसा सिस्टम, एक प्रणाली है, कैसा प्रणाली, जिसके माध्यम से राशन कार्ड होल्डर्स को आवश्यक वस्तु दिलाया जाता है, ठीक है, आवश्यक वस्तु दिलाया जाता है, किसके माध्यम से, तो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से। पात्र परिवार देख लिए, उचित मूल्य की दुकान क्या होता है ये भी देखिए। सामाजिक परीक्षा क्या, सोशल ऑडिट क्या, जनता द्वारा किसी कार्यक्रम योजना को ऑडिट करना, मॉनिटर करना, मूल्यांकन करना, ये सोशल ऑडिट कहलाता है। इतना क्लियर। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बनाया गया, इस एक्ट को लाया गया तो कुछ ना कुछ उसके उद्देश्य होंगे। वहां पे एसेंशियल कमोडिटी में क्या उद्देश्य याद किए थे, डीएसपी, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका उद्देश्य क्या है, जन साधारण के गरिमामय जीवन व्यतीत करने हेतु अफोर्डेबल प्राइस पर अनाज आवश्यक मात्रा पर उपलब्ध कराना। गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ऐसे छीटा मार दिए, थोड़ा खाया पिएगा तो आवश्यक जितना जरूरी है आवश्यक मात्रा नहीं कवर होगा। आगे क्या, आवश्यक मात्रा पर अनाज दिलाना, किस कीमत पर, अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल मतलब जिसको अफोर्ड कर सके, जिसको वहन कर सके, ठीक है, ले सके, ठीक है। जो एकदम गरीब है, कमाई नहीं रहा, वो कहां से लेगा। तो इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो यही है कि गरिमामय जीवन व्यतीत करने हेतु अफोर्डेबल प्राइस पर अनाज आवश्यक मात्रा पर उपलब्ध कराना, जितना जरूरी है उतना। आगे दिया हुआ है दूसरा उद्देश्य, मानव जीवन चक्र में जो खाद्य है उसकी सुरक्षा संबंधी उपबंध करना। मानव जीवन चक्र में जो भी खाद्य है, मतलब जो जरूरी है इंसान के लिए, हमारे लिए, उसकी क्या सुरक्षा करना। ये दो उद्देश्य है किसका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कौन सा योजना, पहला उद्देश्य थोड़ा जो प्रॉपर क्वांटिटी जो आवश्यक है, जो नेसेसरी है उतना दिलाना, और कैसे प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है। और दूसरा उसकी सुरक्षा करना, जो भी खाते हैं। इतना क्लियर। इतना देखिए तो